दोस्तों, ये सालों पुरानी बात है जब हमारे पूर्वज लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं होता था। लोग बस अपने काम के खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते। जहां आज समय के चक्र ने सब कुछ बदल कर रख दिया, तो उस समय छोटे छोटे मासूम बच्चों की शादी कर दी जाती थी और उन्हें अपनों से पराया कर दिया जाता था। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। शादी के करीब 4 साल तक मैं बहुत स्ट्रगल में जीता रहा, लेकिन उस वक्त ये स्ट्रगल क्या होता है ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब मेरी उम्र तकरीबन 19 साल की हुई, तब मेरे पापा ने मुझे एक काम दिलाया। पापा के काम के मुताबिक मुझे ट्रक ड्राइवर के साथ रहकर सामान को नीचे उतारने का काम करना था। मैंने उस काम को स्वीकार कर लिया और उसके अंदर जुड़ गया। उन दोनों मुझे भी बहुत शौक था कि मैं एक गाड़ी में काम करूंगा, क्योंकि इस दौर में ट्रक गाड़ी या फिर अन्य साधनों का अभाव होता था, जिस वजह से लोग यात्रा करने के लिए बहुत ही ज्यादा तरसते थे। पापा का एक जानकार था जिसने मुझे एक काम सौंप दिया था। खुशी खुशी में इस काम को करने के लिए राजी हो गया। उस समय नेशनल हाईवे 54 का निर्माण शुरू किया गया था, जो हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर आगे था। सन 1980 के उस दौर में भले ही सड़क का निर्माण पूरी तरीके से पक्का नहीं करवाया जाता था, लेकिन जैसी सड़क होती थी वो बहुत मजबूत होती थी, जो दिखने में आधुनिक तो नहीं लगती थी, लेकिन उसकी मजबूती के सामने आज का पक्का माल तो कहीं टिक ही नहीं पाता। मेरा पहला दिन था जब मुझे शुभम नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ रवाना होना था। दरअसल शुभम जो काफी सालों से ड्राइविंग का काम कर रहा था और मेरे पापा का एक करीबी दोस्त भी था। हुर्ष्टपुर शरीर होने के कारण उसने मुझे इस काम के लिए बेहतर समझा। किशनपुर गांव, जहां से करीब 243 किलोमीटर दूर था, डिलीवरी करने के लिए वो मेरा पहला स्थान था और शायद आखिरी भी। शुभम ने मुझे इन्फॉर्मेशन देकर बताया कि डिलीवरी करते समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ सामान पर होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में सामान की चोरी होना एक आम बात है और हमला भी हो सकता है। शुभम की ये बेमतलब की बातें मुझे डरा तो जरूर रही थी, लेकिन मुझे चोर और डाकू से कोई डर नहीं था। इतवार की उस शाम जब बादल पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे, तब इस डिलीवरी को करने का समय हुआ। क्योंकि दिन के वक्त में गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि ट्रक में कुछ पलों के लिए ठहर पाना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पता नहीं उस वक्त क्या समय हो रहा था, लेकिन जैसे ही आसमान से सूरज गायब हुआ, उसके साथ ही अंधेरे की चादर के बीचों बीच हमारी ट्रक सुनसान रास्ते को काटने लगी। सपाट पड़े उस रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से पहाड़ की कुछ घाटियों जैसा लग रहा था। अंधेरा होने की वजह से मैं सब चीजों को बहुत गौर से तो नहीं देख पाया। पहले तो मैं ट्रक ड्राइवर शुभम के साथ आगे बैठा था, लेकिन जब उस भयानक रास्ते की शुरुआत हुई जहां से चोर और डाकुओं का आतंक रहता है, तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। सच बताऊं तो डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। ना चाहते भी मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे वाले हिस्से से उतर गया। शुभम अंकल ने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सामान पर निगरानी रखनी है ताकि गलती से भी कोई डिब्बा इधर से उधर ना हो जाए, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जहां शुभम अंकल मुझे न डरने को कह रहे थे, तो उनके माथे पर पसीना साफ साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर किसी चीज को लेकर भय है। फिर मैंने ज्यादा कुछ पूछना भी ठीक नहीं समझा और अपने काम में ध्यान देते हुए जरा आगे बढ़ने लगा। तभी एक सरसराती हुई आवाज ने मेरे कानों में हल्की सी अफरा तफरी मचा दी। आभास हो रहा था कि कुछ बेहूदी चीज बहुत ही भयानक अंदाज में मेरे कानों को फाड़ने वाली है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि मेरी नजर ट्रक के गोल गोल टायर पर पड़ी, तो मैंने देखा कि ट्रक के बाएं ओर का पहिया अचानक ही पंचर हो गया। अब ट्रक को चला पाना मतलब बड़ी मुसीबत को गले लगाने जैसा था। इसलिए मैंने शुभम चाचा को कहा, अरे चाचा जी, टायर तो पंचर हो गया है और अब हमें ट्रक के पीछे जैक लगाकर टायर चेंज करना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरी ये बात सुनकर शुभम चाचा का चेहरा चिंता में डूब गया, क्योंकि जिस जगह पर ट्रक रुकी थी वो जगह एकदम जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। लंबी लंबी झाड़ी और घने पत्थर ही दिख रहे थे। शुभम चाचा ने थोड़ी दबी जुबान में कहा, लेकिन हमारे पास तो कोई दूसरा टायर ही नहीं है यार, जो इस वक्त हम उसका उपयोग करके निकल जाएं। अब कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। शुभम चाचा के पास एक छोटा सा मोबाइल था। उन दोनों उस छोटे मोबाइल की क्या वैल्यू हुआ करती थी ये कोई नहीं जान सकता। खैर उन्होंने किसी को कॉल लगाया, लेकिन कॉल लगाने के बाद पता चला कि करीब 2.5 किलोमीटर आगे एक भवन है जो एकदम खंडर है। इतनी रात को तो टायर की कोई सुविधा नहीं हो पाएगी, मगर हाँ, आज रात रुकने के खातिर वो एक बेहतर विकल्प था।
ना चाहते हुए भी मुझे और शुभम चाचा को अपने ट्रक को यूं ही सुनसान स्थान पर वहीं पर छोड़ना पड़ा। हालांकि ट्रक को पूरी तरह लॉक कर दिया गया था ताकि कोई और ट्रक में दस्तक न दे सके। तभी मैंने शुभम चाचा से कहा, लेकिन अंकल जी, आज के खातिर तो हम अपने ट्रक के अंदर ही रुक सकते हैं, वहां जाने की भला क्या जरूरत है। इस पर शुभम चाचा जी ने धीमी सी आवाज में कहा, तुम अभी इस काम में बहुत नए हो और तुम्हें इस रास्ते के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम कुछ भी मत करो। फिर वो मेरी एक छोटी सी बात पर गुस्सा हो गए जो मुझे बड़ा ही अलग फील करा रहा था। आज से पहले मैंने शुभम अंकल के अंदर इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था जो आज उन्होंने सिर्फ मेरी बातों पर दोहराया था। अब तो मुझे शुभम चाचा के सामने बोलने पर भी काफी डर सा लगने लगा। और इसी बीच मुझे सड़क के किनारे काली कंबल अपने अंदर समेटे कोई बैठा हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई गाय या फिर बछड़ा बैठा है। इसलिए मैं बिना हिचकिचाहट के उस चीज के पास पहुंचा और उस कंबल को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। मुझे क्या मालूम था मेरी यह हरकत खतरों से भरी हुई होगी। जैसे मैंने उसको अपनी तरफ खींचा तो उसके अंदर से कुछ जोर से फट गया और ये फटने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ क्षणों के लिए बहरा सा हो गया। मेरे कान में बार बार उसी की आवाज की ध्वनि सुनाई दे रहे थे। अब तक फिर से सन्नाटा पसर गया और जब खामोशी के इन बादलों को छींटते हुए देखा तो मैंने पाया कि ये सामने की तरफ पड़ा हुआ वो अलग सा दिखने वाला जीव असल में कोई जानवर नहीं था, बल्कि लाल चमकती हुई आंखों वाला ये कोई हैवान था जिसका सर किसी खरबूजे के समान था। शुभम चाचा मेरे ऊपर भड़क पड़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर वहां से भाग निकले। फिर जैसे ही चाचा और मैं वहां से भागे तो हमें एहसास हुआ कि खूब सारे कदम हमारे पीछे पड़ चुके हैं। भागते हम दोनों पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाए। हम सिर्फ लगातार सामने की तरफ चलते रहे। एक हल्की और सरसराती हुई आवाज मेरे कानों को फाड़ कर निकल रही थी। इस आवाज को मैं पहले भी सुन चुका था। दहशत से भरा इस रात का सफर अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ था। फिर करीब 5 मिनट तक लगातार भागने के बाद हमें एक बहुत बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उस मकान के आगे पहुंचते ही हमने देखा कि वहां पर कुछ लोग एक सभा बनाकर बैठे हुए थे और उन सभी लोगों के बीच किसी चीज को लेकर वार्तालाप चल रही थी। पहले तो हमने उनको टोकना सही नहीं समझा, लेकिन जब बाद में हमने अपनी मौत को अपने पीछे देखा तो हम दोनों बिना आवाज किए उन सभी लोगों के पीछे जाकर बैठ गए। लेकिन हमारे वहां पर पहुंचते ही उनके पीछे होने वाली वार्तालाप एकदम से बंद हो गई। इस समय मुझे सब कुछ एकदम डरावना सा लग रहा था और मैं जोर जोर से हाँप रहा था, लेकिन अपनी सांसों को संभालता रहा। काफी देर तक हम इसी तरह उन लोगों के पीछे बैठे रहे। उन सभी ने मानो इस सभा के अंदर मौन धारण कर रखा हो। वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जो अपनी आवाज से हमें थोड़ा बहुत नॉर्मल कर सके। हालांकि शुभम चाचा धैर्य के साथ आराम से बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। बस चुपचाप टेक मौन धारण के साथ अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूर्ति की भांति वो बैठे रहे। उनका ये व्यवहार थोड़ा अजनबी लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कह पाता कि उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेरे हाथ को उन्होंने इतना कसकर पकड़ा था कि मैं चाहकर भी छुड़ा नहीं पाया। अंकल को कुछ और बोल पाता कि उन्होंने मुझे उठने का इशारा किया, पर इतना समझ नहीं पाया। लेकिन जब उन्होंने मुझे सामने को ठीक से देखने को कहा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने एक छोटी सी चारपाई थी और उस चारपाई के ऊपर किसी आदमी को काटा जा रहा था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि सामने की ओर दिखाई देने वाला ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने कुछ समय पहले अपने शैतानी रूप से हमें कपकपा दिया था। मेरे शरीर का एक एक पुर्जा हिल चुका था और उसके बाद जो दृश्य मैं देखता हूँ शायद वो मेरी जिंदगी में एक नए मोड़ के रूप में साबित हुआ। उन सभी लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी ये चीख पुकार इतनी ज्यादा भीषण थी कि कुछ कहे और सुन पाने में हम लगातार नाकाम रहे। उसी समय मेरे शुभम चाचा मुझे झट से वहां से भागने को कहने लगे। इससे पहले कि मैं अपने पैरों को संभाल पाता कि भूतों की एक टोली ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया और हम दोनों बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आंखें खुली तो हम एक पेड़ से बंधे हुए थे। अब ठीक से देखने पर पता चल रहा था कि ये चंदन की लकड़ी का पेड़ है जिसके ऊपर सांप भी लटक रहे थे, काले और बड़े बड़े सांप जो कभी भी हमको काट सकते थे। मेरे और शुभम चाचा के अगल बगल में आदिवासी की भांति नजर आने वाले कुछ लोग चक्कर काट रहे थे जिनके सर पर लाल लाल रंग का कुछ मुकुट सा लगा हुआ था। उन सभी ने हमें चंदन के उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच बांध के रखा था।
जहां लंबे लंबे घने आकार के सांप दिखाई दे रहे थे। और इस समय हमें डर तो बहुत लग रहा था। शुभम चाचा जी मेरे ऊपर भड़क रहे थे क्योंकि मेरी ही वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे थे। लेकिन इस समय हमें लड़ने के बजाय यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना था। मेरे शुभम चाचा जो मुझसे थोड़ी दूर आगे एक पेड़ मौजूद था उसके पास बंधे थे। तभी मैंने देखा कि एक आदमी लोहे के 2 लंबे लंबे पतले पतले सरियों को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे पूरी तरीके से मालूम पड़ चुका था कि अब ये दोनों उनकी आंखों में धंसने वाले हैं। इससे पहले उनकी सहायता करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। बगल में खड़े वो आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग अचानक ही जोर जोर से चिल्लाते हुए किसी को पुकारने लगे। उनकी आवाज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा था और कुछ देर के बाद उनकी प्रचंड ध्वनि ने किसी बड़े राक्षस को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक लंबा चौड़ा शरीर, काले बालों से ढका हुआ एक अजीब सा दिखने वाला हैवान, जिसके हाथों के नाखून मात्र से ही एहसास हो रहा था कि ये कितना खूंखार होगा। उसने अपने पहले झटके में एक पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ दिया। वहां पर मौजूद सभी आदिवासी वहां से भाग निकले और ऐसा लग रहा था मानो अचानक ही किसी बवंडर का आगमन हो गया हो। मेरा और शुभम अंकल का शरीर थर-थर कांप रहा था। डर के मारे हमारे पसीने छूट रहे थे। उसकी एक हंसी ने जंगल के एक एक कोने को हिलाकर रख दिया। उसका वो डगमगाता हुआ शरीर बहुत ही भयंकर लग रहा था। उसी वक्त मेरे शुभम अंकल के गले से एक बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। इस रोशनी का ताप इतना ज्यादा था कि सारा दृश्य दिखना तक बंद हो गया और मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। करीब 2 मिनट के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद जब आंखें खुली तो हमने देखा कि हम अपने ट्रक के बगल में बेसुध पड़े थे। जब होश आया तो हमें पूर्व दिशा की ओर से हल्का हल्का उजाला छाने लगा और उसके बाद हमने बगल में मौजूद रनिया दादा से मदद मांगी तो उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की और हम वहाँ से निकल गए। शुभम चाचा के गले में भगवान शिव का लॉकेट था जो हमारे लिए एक नई जिंदगी साबित हुआ। दोस्तों, उन दोनों के बाद मैंने हेल्पर के काम को अलविदा कह दिया और आज भी ये समझ नहीं पाया कि उस कपड़े के नीचे वो क्या था और उन आदिवासी लोगों का क्या अस्तित्व था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।